नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग जीके जीएस की कक्षा में आग एक शानदार कक्षा करने वाले हैं। आप सब कह रहे थे सर हमारा पुलिस का एग्जाम लगा है, हमारा एसएससी का एग्जाम लगा है, हमारा रेलवे का एग्जाम लगा है। अब एक वीडियो ऐसा लाइए जिसमें हम पूरे संविधान के सारे अनुच्छेद, पूरे का मतलब 1 2 पूरे 395 तक सिर्फ एक क्लास में पूरे समाप्त कर सके। तो उसके लिए मैंने पूरा वीडियो तैयार किया है। और इस किताब का मैंने तो आप सबको हिस्ट्री तो पूरी पढ़ाई दी है, ठीक है। बहुत इंतजार था ना, एक ही क्लास में पूरा कवर, सारे अनुच्छेद पूरे 1 से लेकर 395 तक मैं कवर करने वाला हूं आज की कक्षा में, आज की डेट में। तो आप सब ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना और सब लोग वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आज की क्लास बहुत बेमिसाल है, बहुत शानदार है। पूरे 1 से 395 तक अनुच्छेद बहुत अच्छे समझेंगे और जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्नों को इंडिकेट करते हुए चलेंगे। और सबसे खास बात, कौन सा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है उस पर मैं टिक भी करता चलूंगा, ठीक है। तो साथियों, नमस्कार सभी लोगों को। आप सबको बता दें, अगर हमारे जीके जीएस बैच से जुड़ना चाहते हो तो त्रिशूल बैच, लूसेंट, एनसीईआरटी, घटना चक्र का लाइफ टाइम वैलिडिटी है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। जो आपको ये प्राइस दिख रहा, यहां पे कूपन कोड लगा लीजिएगा राम60, और जिससे बैच आपको 1140 रुपए का पड़ जाएगा। साथियों, मिलेगा कहां पर? फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन पर। किसी प्रकार की दिक्कत के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, यहां बैच मिल जाएगा। और ये एप्लीकेशन इसलिए डाउनलोड कर लेना क्योंकि यहां पर इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, और ये पीडीएफ पाने का मतलब है आप पूरी पॉलिटी की पीडीएफ पा गए हो। तो शुरू करते मेरे साथियों, बहुत अच्छी सी क्लास है और इस क्लास को मान लीजिएगा ऐसी क्लास मैं दे रहा हूं आपको, आप खुद याद रखोगे। क्यों? क्योंकि ये शानदार, जानदार, बिल्कुल जबरदस्त है। सबसे पहले आप सब यहां पर देख सकते होगे, आप इसमें सिर्फ अनुच्छेद नहीं सीखने वाले हो, अनुच्छेद के साथ साथ संविधान में टोटल जितने भाग होते हैं 22 भाग भी सीखने वाले हो। जिसमें आप देख सकते हो पहला भाग, क्या देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चे? पहला भाग। और पहला भाग क्या कहता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसका मतलब है भारत और उसके सभी राज्य, भारत और उसके सभी राज्य। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चे, और भाग 1 जो है वो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का पूरे कवर करता है। अब 1 से लेकर 4 तक जो कवर करता है, संघ मतलब भारत और राज्य क्षेत्र मतलब भारत में कितने राज्य हैं, तो आप बड़े प्यार से बता सकते हो 28 राज्य मेरे साथियों, प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर है? आप सबको पता होगा कौन कौन? दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दादरा नगर हवेली प्लस दमन दीव एक साथ है। ठीक है? हां, पूरे मैं करवा दूंगा, लेकिन आप सब पूरा शुरू से आखिरी तक पढ़िएगा और सब कुछ अच्छे से। अब बात करते हैं अनुच्छेद 1 क्या है। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है मेरे प्यारे बच्चे, इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अनुच्छेद 1 जो कहता है वो ये कहता है, भारत एक राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, याद कर लेना। तो कहने का मतलब ये इंग्लिश में सवाल आता है, क्या है? तो आप बता सकते हो यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। बड़े प्यार से बता सकते हो कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो भारत है ना, वो सभी राज्यों का संघ है। जितने राज्य हैं वो सब भारत में समाहित हैं। क्लियर है? तो बड़े प्यार से ये चीज बता सकते हो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पहला मैंने बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का निर्माण। बहुत ध्यान समझना, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में फर्क आपको पता चल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 में पता चल जाएगा। नए राज्यों का निर्माण। अनुच्छेद 3 संसद द्वारा राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन। दोनों में अंतर समझना। जो अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का निर्माण, जैसे बांग्लादेश से थोड़ी सी जमीन इंडिया में आ गई, पाकिस्तान का कोई हिस्सा इधर आ गया, जब चाइना का कोई हिस्सा इधर आ गया, तो नए राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 2 मतलब भारत देश के विदेशी सीमा। आप यहां पे बता सकते हो जो विदेशी सीमा से
भारत देश में शामिल क्षेत्र होंगे वो 2 के अंतर्गत आएंगे। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिस तरह पहला अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है उसी तरह ये सब, अगर मैं तुमसे कहूं भाग 1 में सबसे इंपॉर्टेंट सर बता दो तो अनुच्छेद नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चे। भाग 1 में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बेटा 3 है सबसे ज्यादा, 1 से भी ज्यादा 3 है। क्यों? क्योंकि जितनी भी राज्यों की सीमाएं हैं, क्षेत्र हैं और नाम में परिवर्तन, जैसे उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल था तो उत्तरांचल से उत्तराखंड है, नाम में परिवर्तन समझ में आया। राज्यों की सीमाएं या नए राज्य का निर्माण या नया राज्य का निर्माण भी इसी में कह सकते हो। कैसे? देश की सीमा के अंदर, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बन गया, जैसे जम्मू कश्मीर एक राज्य को काटकर 2 केंद्र शासित बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्लियर है? तो और अब बात आती है किसी भी राज्य की सीमा हो, क्षेत्र हो, नाम में परिवर्तन हो, कुछ भी हो, वो कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? तो यहां पे अंडरलाइन कर लेना, ये संसद। इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई भी कार्य होगा वो किसके द्वारा, कौन इंपॉर्टेंट है? वो बेटा संसद है, पार्लियामेंट। बिना संसद के कार्य नहीं हो सकता है। अगर तुमसे कह दिया जाए आंध्र प्रदेश को काटकर नया राज्य तेलंगाना बनाया गया है तो यहां पर कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो अनुच्छेद नंबर 3 लागू होता है। किसके द्वारा बनाया गया है? पार्लियामेंट, संसद के द्वारा बनाया गया है। किसी भी क्षेत्र के नाम में परिवर्तन किया गया है तो कौन सा अनुच्छेद लागू है? तो 3 लागू है। किसके द्वारा है? संसद के द्वारा। तो पहला इंपॉर्टेंट है लेकिन तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, मतलब 2 और 3 के तहत जितने भी संशोधन 368 के तहत किए गए वो संवैधानिक संशोधन नहीं माने जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लो, इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब 4 में बस इतना याद कर लेना, जो 2 और 3 में अमेंडमेंट किए गए वो 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माने जाएंगे। इसलिए सबसे, अगर भाग 1 में सबसे इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट सबसे है कौन सा? 3। और उसके बाद थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है तो अनुच्छेद 1। तो भाग 1 में आपको 2 आर्टिकल मिल गए इंपॉर्टेंट। कौन कौन? 1 नंबर और 3 नंबर, याद कर लेना। अब यहां पर देख लो, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है। कहने का मतलब है जो विदेशी सीमा से अगर उसको भारत में अटैच करना होगा, भारत में मिलाना होगा, तो जब भारत में मिलाना होगा तो भैया कौन करेगा? संसद ही करेगा। लेकिन इसमें राष्ट्रपति की कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि पहले अनुमति लेनी जानी पड़ेगी तब कार्य होगा। संसद राष्ट्रपति की पहले ही अनुमति के बिना ही उस राज्य को मिला लेगी। सब लोग एक बार ठोक दो ताली और कमेंट करके बता दो कि आपको पॉलिटी का भाग 1 समझ में आ गया। यहां पर आप क्या क्या कवर करने वाले हो? सारे भाग, सारे अनुच्छेद और क्या क्या सवाल बनते। रटना नहीं है कि इसमें यह है, इसमें यह है। सवाल क्या बनता है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आंध्र प्रदेश को अलग करके नया राज्य तेलंगाना बनाया गया, जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित बनाए गए। कौन बना रहा है? संसद बना रहा है। किस आर्टिकल के तहत? 3 नंबर आर्टिकल के तहत। यह प्रावधान किस भाग में? भाग 1 में। भाग 1 क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। मेरे प्यारे बच्चे, तो बता दो मेरे भाई, किसको किसको भैया समझ में आ गया? भैया लूसेंट की क्लास बंद नहीं हुई है। आप सबकी डिमांड थी कि सर पॉलिटी का एक क्लास लाओ जिससे पूरा खत्म कर दिया जाए, तो आज ले आया मैं सारे आर्टिकल। भाई तुम्हारी डिमांड अगर मानो तो तुम भाई हमको ही अलग टकरा देते हो, ठीक। और दूसरी बात, तुम कहते हो ना कराया नहीं, जाके देख लो, पूरी हिस्ट्री खत्म कर दी है। अभी भरोसा नहीं, जाके प्लेलिस्ट देख लो, फिर आगे आना यहां पर मेरा बात बताइएगा। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट बेटा आ जाओ आगे की तरफ। तो जब आगे की तरफ आप आगे आते हो तो बात समझना, बहुत बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं आज। अब बेटा भाग 2, भाग 2 में क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप, ठीक है। कहां से कहां तक अनुच्छेद हैं? 5 से लेकर 11 तक, क्योंकि भाग 1 में 1 से 4 तक थे, नागरिकता में 5 से 11 तक है। क्लियर है? अब बात समझ लेना क्या इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल, भारत में कैसी नागरिकता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो
आपको याद कर लेना, भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। उसी आधार कार्ड के दम पर आप बिहार में भी रह सकते हो, उसी आधार कार्ड के दम पर आप तमिलनाडु भी जा सकते हो, उसी आधार कार्ड के दम पे आप जम्मू कश्मीर भी जा सकते हो, उसी आधार कार्ड के दम पर आप अंडमान निकोबार भी जा सकते हो। अब अमेरिका में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो अमेरिका में बेटा डबल सिटीजनशिप है, मतलब वहां एक देश की तो नागरिकता आपको लेनी पड़ती है, साथ में आप जिस राज्य में रह रहे होते हो उस राज्य की भी नागरिकता आपको पास होती है। एक राज्य से दूसरे राज्य अगर आप जा रहे हो तब भी आपको पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है? याद कर लेना। तो दो, अब बात आती है भारत में जो सिंगल सिटीजनशिप एकल नागरिकता का प्रावधान है वो कहां से, स्रोत कहां से लिया गया है? तो एकल नागरिकता बेटा यूके से लिया गया है। और यूके मतलब क्या होता है? इंग्लैंड, ब्रिटेन बता सकते हो। अब आ जाओ अनुच्छेद में। तो ये तो नागरिकता की बात बता दी हमने तुमको। अनुच्छेद नंबर 5, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। अब सबको पता है संविधान का जो प्रारंभ हुआ था वो कब से हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हो गया था, अंगीकृत। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। लेकिन जितने भी नागरिकता वाले हैं वो सब भैया इसी तारीख से एडॉप्ट कर लिए गए। किस तारीख से? तो आप बता सकते हो मेरे प्यारे बच्चे, जिस दिन संविधान अंगीकृत हुआ था उसी तारीख से। क्लियर है? तो ये चीज याद कर लेना। लेकिन लागू होने की बात आ जाए तो आप बता दीजिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। तो अगर इस तारीख के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो ऑलरेडी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद कहने का मतलब है अगर नागरिकता पर किसी को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, तुमसे कह दिया जाए कि नागरिकता पे कानून कौन बना सकता है? जैसे नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। उसी प्रकार संसद। और नागरिकता से रिलेटेड पहला कानून, कानून का मतलब ही होता अधिनियम। तो पहला कानून बेटा नागरिकता से रिलेटेड किस वर्ष आया था? 1955 में आया था, याद रखिएगा। अब बात आती है नागरिकता कौन बताता है कि आप भारत के नागरिक हो गए हो? कौन बताता है कि आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी गई है? कौन बताता है? तो बड़े प्यार से बता सकते हो, उस मंत्रालय का नाम है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। जबरदस्त सवाल है, ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर 5 इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन 5 से 11 नागरिकता के प्रावधान है। इंपॉर्टेंट बस इतना है कि संविधान का जैसे ही प्रारंभ हुआ, इस तारीख को संविधान लागू हुआ था और इस तारीख को संविधान अंगीकृत हुआ था। प्रारंभ जैसे ही हुआ उसके बाद से नागरिक माने जाते हैं। अनुच्छेद 6 आ जाओ। 19 जुलाई 1948 एक डेट लाइन थी कि इस तारीख के पहले पाकिस्तान से जो भी लोग भारत आ गए हैं तो उनकी नागरिकता ऑटोमेटिक है। उनको यह नहीं कहा जाएगा कि आप भारत के नागरिक हो कि नहीं हो। क्लियर है? तो बड़े प्यार से अनुच्छेद नंबर 6, अनुच्छेद नंबर 6, पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों को नागरिकता मिल गई, लेकिन वो किस तारीख के पहले आ गए हों? 19 जुलाई 1948 के पहले। याद कर लेना। अब आ जाओ, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारे। अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद नंबर 7। अभी तो हम 5 से 11 पढ़ा रहे, 5 और 6 पढ़ा दिया। अनुच्छेद नंबर 7 और 11 देख लो क्या कहते हैं। अनुच्छेद 7 यह है कि भैया 6 में था पाकिस्तान से जो इंडिया आ गए हैं उनको नागरिकता मिल गई है, लेकिन 7 ये कहता है जो व्यक्ति पाकिस्तान जाकर लौट आए हैं, एक बार पाकिस्तान गए, अब पाकिस्तान जाकर फिर उन्होंने मन बना लिया कि हम इंडिया में ही रहेंगे, तो अनुच्छेद नंबर 7 कहने का मतलब है इंडिया से पहले पाकिस्तान गए, फिर बाद में पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आ गए, तो उनको भी नागरिकता मिल गई है। वो बेटा अनुच्छेद नंबर 7 के तहत। अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद कर लेना। 6 में पाकिस्तान से जो आकर बस गए उनको डायरेक्ट मिल गई है, ठीक है। 8 नंबर, अब कहने का मतलब है बहुत सारे हमारे घर परिवार के लोग, नाते रिश्तेदार, दोस्त यार के पिताजी, ये सभी लोग विदेशों में जाकर अपना काम धाम बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, क्योंकि यहां रोजगार के जब अवसर नहीं मिल पाते तो विदेशों कमाने चले जाते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर विदेश यात्रा पे जाता है या काम करने जाता है तो ऐसा नहीं उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, ऐसा नहीं होता है।
अनुच्छेद नंबर 8 यही कहता है कि अगर आप विदेश यात्रा पर गए हो या काम पर गए हो तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। मतलब एनआरआई लोगों के लिए आप कह सकते हो, एक तरह से एनआरआई लोगों के लिए। ठीक है, अब आ जाओ अनुच्छेद नंबर 9। अब मान लो हम काम करने विदेश गए, लंदन चले गए, अमेरिका चले गए, और वहीं पर जाकर हमने विदेशी नागरिकता ले ली, फॉरेन सिटीजनशिप अपने एक्सेप्ट कर ली। तो भैया अनुच्छेद नंबर 9 कहता है आप काम करने गए थे, यात्रा करने गए थे 8 वाला, तो आपको भारत अपना नागरिक मानेगा। लेकिन आप जाकर दूसरे देश के निवासी हो गए हो, वहां की आपने नागरिकता ग्रहण कर ली, तो आपकी नागरिकता हम क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। यह अनुच्छेद नंबर 9 कहता है। ठीक है, अब नागरिकता पर कानून बनाने का नियम भैया किसका है? तो नागरिकता पर कानून बनाने का जो एक प्रकार से अधिकार सुरक्षित है आर्टिकल नंबर 10 के तहत, वो किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, फिर नागरिकता से रिलेटेड कानून बनाएगा कौन? तो भैया संसद बनाएगा। रिलेटेड कानून तो बनाएगा, कानून सुरक्षित किसके पास? संसद के पास। सुरक्षित 10 में है और जो बनाएगा 11 में है। तो कितने लोग हैं मेरे प्यारे बच्चे जिनको नागरिकता वाले सारी चीजें क्लियर हो गई? अगर तुमसे हम कह दे कि नागरिकता प्राप्त करने के तरीके बता दो, नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके, तो आपको याद कर लेना है। नागरिकता अगर भारत की प्राप्त करनी है तो तरीके हैं बेटा टोटल 5, जिनमें मैं तुमको बता दे रहा हूं। एक जन्म से, वंश परंपरा से, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण से, एक देशीकरण से, क्लियर है, और एक भूमि विस्तार द्वारा। ये 5 तरीके हैं। अब अगर यही तुमसे सवाल कह दिया जाए नागरिकता अगर समाप्त करने के तरीके बता दूं, तो भारत में नागरिकता आपकी 3 तरीके से समाप्त हो जाएगी। अगर आपने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली तो, अगर आपने खुद त्याग कर दिया स्वेच्छा से, और अगर आपने देशद्रोह का मुकदमा आपके ऊपर लग गया, देश के साथ गद्दारी की, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, नागरिकता से रिलेटेड सारे आर्टिकल, अब तुम कहोगे सर इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा निकलता है 8, उसके बाद इंपॉर्टेंट निकलता है 9। ठीक, अब अगर तुम कहो 5 और 6 में सर कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो 5। तो जैसे हमने भाग 1 में बताया 1 और 3 याद कर लेना, भाग 2 में 5, 8, 9 और थोड़ा बहुत 11 याद कर लेना। क्योंकि कानून कौन बनाएगा नागरिकता पे? संसद बनाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चे कमेंट करके बता दो क्या आपको ये क्लियर हो गया। इसके बाद मैं चलता हूं भैया भाग 3 पर, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा भाई साहब। आप खुद कहोगे सर आज ऐसी क्लास आपने पढ़ा दी जिससे जो इतने दिन से डिमांड कर रहे थे हम, वो हमको मिल गई है। बता दो, क्लियर हो गई बात? तो मेरे प्यारे बच्चे अब आ जाओ भाग 3 में। भाग 3 में तो भाई साहब तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीजें, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भैया मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये यहां से लिए गए। अब मौलिक अधिकार पहले कितने थे? 7 थे। अब कितने हैं? 6 हैं। पहले 7 थे, अब 6 हैं। क्यों? क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है वो पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार हो गया। और संपत्ति के अधिकार को अब सुन लो, संविधान में कोई चीज हटानी है, जोड़नी है, तो बिना संशोधन के संभव नहीं है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार जब हटाया गया तो कौन से संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन। लेकिन बेटा किस वर्ष में संशोधन हुआ था? 1978 में। तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और संपत्ति का अधिकार मेरे प्यारे बच्चे याद कर लेना, आज अगर तुमसे कह दिया जाए किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 300 के ए में है या 300 के फर्स्ट में है, याद कर लेना। एक एक चीज भाई साहब बहुत प्यार से बता रहा हूं, ठीक है? चलो इसके बाद बहुत ध्यान से, अनुच्छेद 12 क्या है?
तो अनुच्छेद 12 इंपॉर्टेंट नहीं, अनुच्छेद 12 में बस याद कर लेना, राज्य की परिभाषा है सरकारी लोगों के लिए, ठीक है। अब मौलिक अधिकार में एक चीज आती है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आपके मौलिक अधिकार को सुरक्षा प्रदान की जाती है, संरक्षण प्रदान किया जाता है। संरक्षण किसके द्वारा? तो आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किस आर्टिकल के तहत? 32 के तहत। हाई कोर्ट के द्वारा भी संरक्षण दिया जाता है आपके मौलिक अधिकारों को। किस आर्टिकल द्वारा? 226 के तहत हाई कोर्ट प्रदान करता है, 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट। अर्थात यहां पर मैं आपको एक भाषा बता दूं, अभी आपको आगे मिलेगा रिट। 5 प्रकार की रिटें होती हैं। कितनी होती? 5 प्रकार की रिटें होती हैं, और 5 प्रकार की रिटों पर जो एक प्रकार से संरक्षण सुरक्षा देता है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत देता है। क्लियर है? याद कर लेना। फिर मेरे प्यारे बच्चे आर्टिकल 12 इंपॉर्टेंट नहीं है, राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 13 अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून शून्य होंगे। कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप पढ़ लो। लेकिन इंपॉर्टेंस अब यहां से चालू होता है। कहां से? यहां से। पहला मौलिक अधिकार जिसका नाम है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। और समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है बेटा, ठीक है। 14 से 18, 14 में क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। अब ये जो मौलिक अधिकार वाले ये जितने आर्टिकल बता रहे हैं, ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपके, याद मान लेना, ठीक है। हाँ, आर्टिकल 14 यह कहता है कानून के समक्ष समानता, याद कर लेना। मतलब सभी के लिए एक समान कानून है, चाहे वो बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो। अगर उसने अपराध किया है तो भाई सजा बराबर मिलेगी। लेकिन अब वो बात अलग है, भ्रष्टाचार में अधिकारी लोग पैसा वैसा खा जाते हैं, है ना। आर्टिकल 15 कहता है आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, आप चाहे स्त्री या पुरुष या नपुंसक कुछ भी हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, सबके लिए एक समान कानून है। किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई विकलांग है, दिव्यांग है तो उसके साथ भेदभाव हो रहा, ठीक है। तो आप बता देना, धर्म जाति लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 इंपॉर्टेंट, लोक नियोजन में समानता। सरकारी नौकरी है, यह नहीं कि किसी अधिकारी का लड़का है वो डायरेक्ट उसमें बन गया अधिकारी। अगर आप गरीब हो, अमीर हो, अधिकारी के बेटे हो, मजदूर के बेटे हो, बराबर पेपर दोगे, जो अच्छा प्रदर्शन करेगा वो जाके अंदर हो जाएगा, वो नौकरी पा जाएगा। तो लोक नियोजन में समानता सरकारी नौकरियों में आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत का अंत। जैसे होता नहीं कि कोई बड़े जमींदार है, उनके यहां मजदूर बैठ गया या नीची जात का इंसान बैठ गया, तो उसने उसका गिलास छू लिया तो कहो गिलास का जलवार है पहले। ऐसा कुछ नहीं है। छुआछूत का अगर कोई साथ आपके साथ भेदभाव करता है तो आर्टिकल 17 के तहत आपके अधिकार है कि आप समानता, गरिमा और सम्मान के लिए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते हो, ठीक है। छुआछूत का अंत, जिसको बोलते हैं अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। आर्टिकल 18 उपाधियों का उन्मूलन। जैसे बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे महाराजा, राय बहादुर, ठकुरा सब ये शब्द यूज कर लेते थे, तो कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता अपने नाम के आगे। लेकिन हां, शिक्षा और सेना को छोड़कर, जैसे शिक्षा में आपने पीएचडी डिग्री ले ली तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, ठीक है। सेना में मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, ये सारे उपाधियां आपकी लगी रहेंगी, कोई उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। तो शिक्षा और सेना को छोड़कर बाकी सब जगह उपाधियों का अंत कर दिया गया। और अगर कोई भी व्यक्ति विदेश में किसी भी सम्मान से सम्मानित किया जाता है तो उसको पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। क्लियर है? तो ये चीज भी आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। ये समानता के अधिकार सारे थे। फिर आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या है जरा जानते हैं हम लोग। आर्टिकल 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ 19 नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है सारे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं
आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 6 प्रकार की। आर्टिकल 19 में 19 का फर्स्ट, ये फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, फर्स्ट क्या कहता है? ये कहता है मेरे प्यारे बच्चे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण, मीडिया। इसका मतलब है कि आप अपने विचार, बोलना, चालना, कुछ भी है, भाषण दे सकते हो मीडिया में। वो बेटा वो किस में है? 19 के फर्स्ट में। इसका आप ये मानिए, चाहे 19 को ए लिख लीजिए, चाहे 19 का फर्स्ट लिख लीजिए, कुछ भी, तो आप कह सकते हो बोलने की आजादी, बोलने की स्वतंत्रता। अब आ जाओ 19 का 2, ये 19 का सेकंड या बी कह सकते हो, कुछ भी कह लो। जब आप बोलोगे तो बिना हथियारों के शांतिपूर्वक आपके लोग बात सुनेंगे और एक जगह इकट्ठा होंगे, तो कह सकते हो वहां पे एकत्र होने की स्वतंत्रता। एकत्र होने की स्वतंत्रता मतलब पूरा एक जगह जाकर जहां पे सुन रहे सारे लोग। फिर जब सब लोग एकत्र होंगे तो वहां पर मेल जोल व्यवहार बनेगा। तो 19 के 3 में या 19 के सी में वहां पे एक ग्रुप तैयार होगा, तभी यहां पे लिखा है संघ और समूह बनाने की स्वतंत्रता। संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता, ये 19 के 3 में। अब जब संघ या समूह बन जाएगा तो 19 के 4 में जाओगे, और ये जब 4 में जाओगे आप ये 19 का डी, चाहे डी बोल लो चाहे 4 बोल लो, पूरे भारत में बिना प्रतिबंध के आप घूम सकते हो, उस संघ के साथ जा सकते हो इधर उधर। फिर अब जब बड़ी दूर आप निकल गए तो 19 के ई में 5वें में आप भारत के किसी क्षेत्र में निवास कर सकते हो, बसने की स्वतंत्रता, रुकने की व्यवस्था। अब 19 के 7 में मतलब एफ, 19 के 6 में एफ में, छठे में संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया। जैसे संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकारी नहीं है तो ये इसमें भी नहीं बचा। फिर उसके बाद जहां पर आप चले गए तो 19 के जी मतलब 7 में आप कोई भी पेशा, व्यापार, कारोबार करने की स्वतंत्रता। ये 19 की सारी 6 प्रकार की आजादियां हैं जो हमने बताई हैं। बोलने की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता, संघ समूह बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता, और कहीं निकल गए तो वहां निवास या बसने की स्वतंत्रता। और पैसा जरूरी है लेकिन कानूनी अधिकार हो गया, अब मौलिक अधिकार हट गया, और उसके लिए आप कोई ना कोई कारोबार या पैसा आप जरूर करोगे। ये सारे के सारे 19 के आर्टिकल हैं। अब आ जाओ 19 के बाद मैंने क्या बताया, जो स्वतंत्रता के अधिकार है वो 19 से लेकर 22 तक है। तो जरा देख लेते हैं 20 नंबर में क्या है। 20 नंबर में यह है सजा के खिलाफ संरक्षण। सजा के खिलाफ संरक्षण, इसको आप सजा के खिलाफ संरक्षण भी कह सकते हो, या अपराधों के खिलाफ संरक्षण, कुछ भी आप बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपराधों के दोष सिद्ध में संरक्षण कहने का मतलब है, अब अगर आपने कोई गलती की है तो आपको एक गलती के लिए सिर्फ एक सजा मिलेगी। यह नहीं कि आपने एक गलती की और बार बार आपको जेल भेजा जा रहा। अगर आपने उस गलती के लिए वो सजा काट ली तो इसका मतलब यह नहीं कि बार बार आपको जेल भेजा जाएगा। तो इसमें 3 प्रकार की सुरक्षा भी है। खुद के खिलाफ आपको पुलिस गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, ठीक है, यह चीज याद कर लेना। और जिस समय कानून होगा उसी समय के कानून के हिसाब को आपको दंडित किया जाएगा। यह नहीं कि फ्यूचर में जो बनेगा उस हिसाब से या पहले जो था उस हिसाब से। तो यह अपराधों के दोष सिद्ध में संरक्षण, अगर आपने कोई अपराध किया है और आपका अपराध और इसमें सबसे बड़ी बात राइट टू प्राइवेसी, गोपनीयता का अधिकार दिया गया है। मतलब आप अगर कोई चीज प्राइवेसी छुपाए हो तो कोई आपसे मांग नहीं सकता है, याद कर लेना। आर्टिकल 21 का ए, 21 का ए ये क्या कहता है, 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन, 6 साल से 14 साल के लिए बच्चों के लिए फ्री में शिक्षा। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 21 का ए। और ये वाला जो आर्टिकल है ना 21 ए लगा हुआ है, मतलब ये बाद में जोड़ा गया है, याद कर लेना। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 86वां संविधान संशोधन
2002 में, ये भी याद कर लेना। 86वां संविधान संशोधन सन 2002, क्लियर है। फिर आ जाओ 22 में, गिरफ्तारी से संरक्षण, आर्टिकल 22 क्या कहता है? अगर आपने कोई अपराध किया है तो 24 घंटे के अंदर आपको अगर पुलिस पकड़ लेती है, उसके बाद 24 घंटे के अंदर अदालत के सामने पेश करेगी। वो ये नहीं कि लॉकअप में डाल के आपको दे दनादन उड़ाए पड़ी है। आप अपनी मनपसंद का वकील कर लेंगे अपने बचाव के लिए, क्लियर है। और लेकिन जो 24 घंटे का है समय दिया गया है, उसमें एक चीज जरूर याद कर लेना, पता क्या? आने जाने का समय छोड़कर, आप अपराध करके अंडमान निकोबार भाग गए तो आने जाने का समय छोड़कर, ये चीज याद रखना। और दूसरी बात, इसमें आप गिरफ्तारी का कारण पुलिस से पूछ सकते हो, क्यों भाई गिरफ्तार किए हमको, ठीक है। अब आ जाओ, समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। इसके बाद बच्चे देख लो, अगला मौलिक अधिकार क्या कहता है? अगला जो मौलिक अधिकार कहता है वो ये कहता है मेरे प्यारे बच्चे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 3 नंबर पे शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें केवल 2 ही आर्टिकल है, 23 और 24। तो पहले 23 नंबर देख लो, बलात्श्रम और बेगारी पर रोक। यह नहीं किसी को आप जबरदस्ती बंधक बना के मजबूरी में उससे जबरदस्ती काम करा रहे हो, बलात्श्रम मतलब बलपूर्वक काम करा रहे हो, ठीक है। और बेगारी पर याद रखना कि बेरोजगार है तो फ्री में आप काम कराए पड़े हो मजबूरी में। आर्टिकल 24, खतरनाक कामों में, मतलब ऐसी फैक्ट्रियां जैसे कोयला फैक्ट्री और जहां पे बड़ी बड़ी मशीनें, आरा मशीनें, तो वहां पर कहने का मतलब है 14 साल से कम, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कठोर कारखाने में काम नहीं कराया जा सकता है, यह आर्टिकल 24 कहता है। इसीलिए 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, कोई आपका शोषण नहीं कर सकता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला जो मौलिक अधिकार है वो क्या है? अगला जो मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें जो आर्टिकल है वो 4 है, 25, 26, 27, 28। 25 देख लो, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, प्रचार कर सकते हो। आप हिंदू हो, मुस्लिम धर्म को मान सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, याद कर लीजिएगा। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। कहने का मतलब है कि कोई भी जैसे जुलूस निकल रहा है तो उसका मैनेजमेंट करने के लिए पूरी फ्रीडम है। 27, धार्मिक धन कर मुक्त। कोई भी अगर आप डोनेट करते हो धर्म से रिलेटेड किसी भी आश्रम में, मंदिर में, तो बेटा वो उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स फ्री हो। 28, सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर रोक। पता चला हिंदू स्कूल है तो वहां पर प्रार्थना कराई जा रही है, भगवान जी की आरती कराई जा रही है, मुस्लिम बच्चा पढ़ रहा, वो नहीं पढ़ना चाहता। कोई मदरसा है वहां पे हिंदू बच्चा, कोई भी मतलब मुस्लिम स्कूल है वहां पे हिंदू बच्चा पढ़ रहा है, तो जबरदस्ती उसको कुरान नहीं पढ़ाई जा सकती। सरकारी स्कूल जितने धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाते हैं, याद कर लेना, ठीक है। फिर आ जाओ आगे की तरफ। आगे की तरफ जब आओगे तो अगले मौलिक अधिकार जो आप पाओगे 5 नंबर पे, 5 नंबर पे पाओगे संस्कृति शिक्षा का अधिकार, ये 5 नंबर पे। और संस्कृति शिक्षा में याद कर लेना सिर्फ 2 आर्टिकल आते हैं, कौन कौन? आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है जरा जान लेते हैं हम। अल्पसंख्यकों की भाषा संस्कृति का संरक्षण, आर्टिकल 29। कहने का मतलब जितने भी अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या भारत देश में बहुत कम है, जैसे मुस्लिम, सिख, बुद्ध, बौद्ध, जैन, ईसाई, ये सब अल्पसंख्यक में। हिंदू बहुसंख्यक है। वो जो भाषा बोलते हैं, उनका जो कल्चर है, उसको संरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल 30, अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक संस्थान, जैसे मुस्लिमों के लिए खुले तो हैं मदरसा, आर्टिकल 30, ठीक, ये हो गया। इसके बाद आता था संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार आता था आर्टिकल 31 में। लेकिन संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, मैंने पहले बता दिया। और अब ये 300 के ए में मतलब का में है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया।
किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, मैंने पहले बता दिया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, याद कर लेना। ठीक, तो 5 नंबर संस्कृति शिक्षा का अधिकार था और 6 नंबर पे याद कर लेना संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो छठा मौलिक अधिकार ये हो गया, क्योंकि पहले संपत्ति का अधिकार को जोड़कर 7 होते थे, लेकिन अब केवल 6 बचे क्योंकि इसको हटा दिया गया है। क्लियर हो गई बात? तो छठे नंबर पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और सबसे बड़ी बात, ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जो आर्टिकल 32 आपको दिख रहा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी प्रकार से जितने भी आपने मौलिक अधिकार पढ़े उनका हनन हो रहा है, उनका कोई चीज कोई लागू नहीं हो रहा, आपके साथ अन्याय किया जा रहा, भेदभाव किया जा रहा है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत रिट दायर कर सकते हैं सीधा न्यायालय में। और मैंने पहले ही बताया, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आर्टिकल 32 के तहत रिट दायर हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत। क्लियर है? अब यहां पे बात समझना बहुत ध्यान से। तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत, मैंने पहले बता दिया। भीमराव अंबेडकर जो थे, उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है, हार्ट एंड सोल। भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा है? आर्टिकल 32 को कहा है। यह चीज याद कर लेना। अब जो रिटे हैं, जो आपने रिट शब्द सुना, ये रिट, ये रिटों की संख्या कितनी है? 5 है। पांचों आप लिख लो। कौन कौन सी? एक आपको याद कर लेना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट हो गई। परमादेश, अधिकार प्रेच्छा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। ये टोटल 5 रिटें हैं जो आर्टिकल 32 के तहत जारी की जाती हैं। याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से। ठीक, जबरदस्त तरीके से चीजें आपको पता चल गई होंगी। अब आ जाओ बेटा। तो कुल मिला के बात समझना, जितना हमने मौलिक अधिकार आपको पढ़ाए हैं एक लाइन में देख लो। अमेरिका से लिए गए हैं, मैंने पहले बता दिया। पहले नंबर पे क्या बताया? समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। दूसरे नंबर पे राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30। संपत्ति का अधिकार अब हटा दिया गया। अब ये 300 के ए में कई बार बता चुका हूं। और ये एक कानूनी अधिकार रह गया है, विधिक अधिकार रह गया, बस। फिर छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। तो टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे, अमेरिका से लिए गए हैं। ये एक प्रकार से मैग्ना कार्टा कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे सब लोग बता दो, ये आपको समझ में आ गए कि नहीं आ गए? इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं 33 नंबर, 34 नंबर, 35 नंबर पे, क्योंकि ये भी मौलिक अधिकार का हिस्सा हैं। ठीक, तो मूल अधिकार विशेष प्रावधान आर्टिकल 33 से 35 तक। 33 में क्या है? संसद, सेना, खुफिया और मीडिया के अधिकारों को सीमित कर सकती है। ठीक, कहने का मतलब है सेना की कोई बात होगी या आईबी रा इंटेलिजेंस की कोई बात होगी, मीडिया की कोई बात है, उसके अधिकारों को सीमित कर सकती है। मतलब ये नहीं कि कोई ऐसी चीज हो तो जो देश की रक्षा से रिलेटेड मामला हो तो उसको रोक सकती है। आर्टिकल 34 क्या कहता है? जब मार्शल लॉ लगाया जाता है तो मूल अधिकार सीमित हो जाते हैं। सेना में मान लो कि कोई ने देशद्रोह, राष्ट्र के खिलाफ काम किया, उसके ऊपर मार्शल लॉ लग गया, तो ये नहीं कि आप अपने मूल अधिकार के लिए संसद में पहुंच गया, ऐसा नहीं है। उसके अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 35, संसद मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। अगर मूल अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? तो संसद का है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो सब लोग कमेंट करके बता दो भैया पूरा मौलिक अधिकार आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं भाग नंबर 4। और भाग नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग, हम लोग पहुंचते हैं जबरदस्त तरीके से। लेकिन सब लोग पहले मुझे कमेंट करके बता दो कि आप सबको इतनी चीजें हमारे द्वारा बताई गई समझ में आ गई। भाग 4 आपको याद कर लेना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको बोलते हैं डायरेक्ट
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद कर लेना, ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, और ये जो है जैसे मौलिक अधिकार लिए गए थे अमेरिका से, ये ले गए आयरलैंड से, और आयरलैंड की राजधानी होती है डबलिन। क्या होती है? डबलिन, याद कर लेना। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चे आगे की तरफ। जो आपने पढ़ा था मौलिक अधिकार, वो न्याय योग्य थे, न्यायालय में चुनौती दे सकते थे, तभी तो रिट जारी हो सकती थी, लेकिन ये गैर न्यायोचित है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अगर ये लागू नहीं होते तो इनके खिलाफ आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। दोनों में फर्क याद रखिएगा। मौलिक अधिकार के लिए न्यायालय में आप चुनौती दे सकते हो, इनके लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हो। फिर मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर एक बहुत बड़ा कथन है, बैंक की सुविधा पर दे चेक। ये किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। किसके बारे में? डीपीएसपी के बारे में, कि बैंक की सुविधा पर दे चेक है। चलो 36 से लेकर 51 तक है ये। ठीक, शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 39 से। समान कार्य के लिए समान वेतन। कहने का मतलब है, अगर चाहे महिला है चाहे पुरुष, कार्य अगर पुलिस में दरोगा पुरुष भी है महिला भी है, तो पैसा तो भाई साहब दोनों को बराबर देना पड़ेगा। ये नहीं महिला उसको कम दो, ऐसा नहीं होगा। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, समान पारिश्रमिक समान मजदूरी मिलेगी। अनुच्छेद नंबर 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्राम पंचायतों का गठन याद कर लेना। स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा, पंचायतों का संगठन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य। लागू करने वाला पहला राज्य क्या नाम है उसका? उसका नाम है गोवा। गोवा पहला राज्य है जो आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता को लागू किया है। क्लियर है? याद कर लेना। इसके बाद आ जाओ, सब बताएंगे भाई, सब बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे आपको। ठीक है, चलो अब इसमें देख लो क्या इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना सोशल वेलफेयर आर्टिकल 38 में 39 बता चुके हैं, 44 बता चुके हैं, और बातें हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद देख लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो 45 से 51 के बीच में आती हैं। 45 प्रारंभिक बचपन की देखभाल 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए फ्री में उनका देखभाल होगा आर्टिकल 45 के तहत। फिर 46 इंपॉर्टेंट नहीं है, 47 आओ। पोषण स्तर बढ़ाना और शराब पर प्रतिबंध। बहुत सारे राज्य जो हैं शराब पर रोक लगाए हुए हैं, गुजरात हो गया, बिहार हो गया। ठीक है, तो आर्टिकल 47 में अगर किसी भी व्यक्ति को मान लो बीमारी है या मान लो उसको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा, तो सरकार चाहेगी तो वो आपके लिए पोषण आहार उपलब्ध कराएगी। आर्टिकल 48 कृषि पशुपालन और दुधारू पशु को संरक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 45 भी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 44 भी इंपॉर्टेंट। हम यहां पे भाग 4 में सब इंपॉर्टेंट ही बता रहे हैं। फिर आर्टिकल 48 का जोड़ा गया है, चाहे इसको 48 का बोलो, चाहे 48 का ए बोलो, चाहे फर्स्ट बोलो, पर्यावरण संरक्षण, याद कर लेना। फिर 50 में 49 इतना इंपॉर्टेंट नहीं। न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के कार्य अलग अलग हैं, आर्टिकल 50 कहता है, पृथक्करण है दोनों में। 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा 51 में है, और ये राज्य का मन होगा लागू किया जाएगा, राज्य का मन होगा लागू नहीं किया जाएगा। आप न्यायालय में नहीं जा सकते इनको चुनौती देने के लिए, लेकिन मौलिक अधिकार के लिए चुनौती दी जा सकती है। याद कर लेना। सारे काम खत्म हो गए। अब आ जाओ, भाग 4 समाप्त होता है, लेकिन 4 और 5 के बीच में, जैसे ये 5 यहां से, लेकिन 4 और 5 के बीच में एक भाग आ जाता है। उस भाग का नाम है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे से याद कर लेना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? भाग 4 का ए, 4A या 4 का मौलिक कर्तव्य। जैसे मौलिक अधिकार थे भाग 3 में, तो भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, और इसके लिए एक अनुच्छेद है 51 का ए। ये पहले नहीं थे जब संविधान लागू हुआ था, ये बाद में जोड़े गए हैं। और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए।
चाहे रसिया बोल लो, चाहे यूएसएसआर बोल लो, और रूस पहले, कहीं कहीं रूस अगर नहीं मिलेगा तो आपको यह नाम याद रखना है, सोवियत संघ। क्लियर है, याद कर लेना। पहले ये थे नहीं, बाद में बने। तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए होंगे? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। किस कमेटी ने कहा था जोड़ने के लिए? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा जोड़े गए, याद कर लेना। मौलिक अधिकार पहले 7 थे, अब 6 हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य शुरुआत में तो थे ही नहीं जब संविधान लागू हुआ, लेकिन जब 1976 में जोड़े गए तब इनकी संख्या 10 थी, लेकिन आज की अगर देखोगे वर्तमान में तो इनकी संख्या 11 है। और जो 11वां वाला जोड़ा गया वो शिक्षा से रिलेटेड है, और शिक्षा से रिलेटेड है जोड़ा गया किस संविधान संशोधन द्वारा? 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा। और किस समिति द्वारा ये प्रभावी है? तो जेएस वर्मा समिति 1993 के द्वारा, याद कर लेना। और यह भी वाद योग्य नहीं है, किसकी तरह? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की तरह इनको भैया हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, याद कर लेना। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाओ। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज बेटा, क्या? भाग 5। लेकिन उसके पहले हम पानी पिए, 1 सेकंड है ना, थोड़ा सा। तब तक तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो, बताओ समझ में आ रहा, मजा आ रहा, नहीं आ रहा? पानी पिए, प्यास लग रही बेटा बहुत तेज। चलिए, बहुत प्यारा, जबरदस्त, सबको समझ में आ रहा है, बहुत प्यारा। चलो अब बेटा भाग 4 और 4 के का के बाद हम लोग पहुंचते हैं 5 नंबर पे, और संविधान का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। एक नजर में देख लेते पहले, क्योंकि यहां पे जो आर्टिकल है 52 से लेकर 151 टोटल, अगर अनुच्छेद की बात करोगे, कुल आर्टिकल इस भाग में कितने हैं? 100। इससे ज्यादा आर्टिकल किसी भी भाग में नहीं है, याद कर लेना। और इस भाग का नाम है संघ। क्या नाम है? संघ, द यूनियन जिसको कहते हैं। क्लियर है? बात समझना बहुत ध्यान से, क्या समझने वाली चीज है? समझने वाली बात यह है कि इसको बांटा गया है। नंबर 1 पर जो बांटा गया वो बांटा गया कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में 3 चीजें आती हैं। राष्ट्रपति के बारे में इसमें पढ़ोगे आप, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ोगे, महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, वो सब कार्यपालिका का पार्ट हो जाता है। इसके बाद भाग 2 संसद पढ़ोगे। संसद में लोकसभा पढ़ोगे, राज्यसभा पढ़ोगे। 2 सदन होते हैं, लेकिन अंग टोटल 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। फिर विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव। क्लियर है? बजट पढ़ोगे जिसमें, और अध्यादेश पढ़ोगे। फिर उसके बाद 4 नंबर पे आप पढ़ोगे न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका के बारे में जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे, क्योंकि अभी संघ का पढ़ रहे हो ना, जब राज्य में जाओगे तब वहां पर हाई कोर्ट मिलेगा। फिर इसमें आप एक चीज पढ़ोगे, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं, याद कर लेना। अब बात आती है कि लोकतंत्र के स्तंभ कौन होते हैं। तो लोकतंत्र के अगर मैं स्तंभ की बात करता हूं तो याद कर लेना, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ हम लोग जिसको नाम देते हैं उसको बोलते हैं मीडिया, प्रेस, याद कर लेना। ठीक है? हाँ, इसके बाद बेटा आ जाओ आगे की तरफ। शुरू करते हैं सबसे पहले हम किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि बेटा भाग 5 में सबसे पहले राष्ट्रपति आता है। और राष्ट्रपति की शुरुआत होती है किस आर्टिकल से? तो याद कर लेना 52 से लेकर 56 के बीच में। जो पहले 52-56 पढ़ लेते हैं हम लोग। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति में क्या है? आर्टिकल 52 नंबर ही कह देता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह नहीं कि राष्ट्रपति अंधी हो गया। संविधान में कहा गया आर्टिकल 52 में कि राष्ट्रपति
भारत का देयर विल बी अ प्रेसिडेंट, या 52 नंबर में एक राष्ट्रपति। जो कार्यपालिका का प्रमुख है वो किसमें है? आर्टिकल 53 में है, ठीक, औपचारिक रूप से। लेकिन अगर तुमसे कह दिया जाए कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख बताओ, वास्तविक प्रमुख बताओ, तो आप वास्तविक प्रमुख पता किसको बताओगे? प्रधानमंत्री को, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। याद कर लेना। 54 में राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं होती है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचन। याद कर लेना आर्टिकल 54 में। और इसके चुनाव में भाग कौन कौन लेता? तो आपको याद कर लेना है, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों में जो विधानसभा होती है उन सबके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि मनोनीत वाले भी। ये चीज याद कर लेना, ठीक है। फिर आर्टिकल 55 में क्या है? चुनावी कोटा। कहने का मतलब है निर्वाचन की प्रक्रिया, आप कह सकते हो निर्वाचन की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, जो टोटल मत पड़ते हैं 50% तो मत होने चाहिए। जैसे 100 वोट हैं, 100 में 50 होने चाहिए, साथ में एक ज्यादा। अगर 51 वोट उसको राष्ट्रपति को नहीं मिलते तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है और ये कई चरणों में चलती है। तभी कहा गया था कि द्वितीय चरण में कौन से राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। फिर अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति बेटा 5 साल के लिए चुना जाता है। और अगर ये तुमसे कह देता अमेरिका में, तो अमेरिका में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति अगर बनता है तो सिर्फ उसका कार्यकाल 4 साल होता है। फर्क याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने के लिए। क्या है? 57। क्या 57 में कहा गया पुनः निर्वाचन। भारत में अगर कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन चुका है, क्या दोबारा बन पाएगा? भैया भारत में राष्ट्रपति एक बार नहीं, अनेक बार कह सकते हो। एक ही व्यक्ति चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन यही पर याद कर लेना, अगर अमेरिका होता तो अमेरिका में एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति न बन पाता, ठीक है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप एक बार बन चुके थे, एक बार दोबारा बने हुए, इसके बाद नहीं बन पाएंगे। फिर राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता किस आर्टिकल में? 58 में। योग्यता में सबसे पहले तो उसकी उम्र मिनिमम 35 साल होनी चाहिए। 35 साल अगर उम्र नहीं है तो आप राष्ट्रपति के लिए दावेदारी नहीं ठोक सकते हो। साथ में आपके लिए 50 प्रस्तावक हो, 50 अनुमोदक हो। यह नहीं कि कोई भी मुंह उठाया और फॉर्म भराया, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया, नहीं। 50 लोग आपके नाम को सैंक्शन करते हो। अगर आप राष्ट्रपति बन जाते हो तो आप आर्टिकल 60 के तहत शपथ ग्रहण करोगे। और आपको शपथ जो दिलाएगा वो और कोई नहीं दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई दिलाएगा। याद कर लेना, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश द्वारा आपको शपथ दिलाई जाएगी। अगर किसी कारणवश सवाल आ जाता है, उस समय सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, तो क्या आपकी शपथ रोक दी जाएगी? नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य पैनल होगा, क्योंकि टोटल जज होते 34, एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य, तो 33 में जो सबसे वरिष्ठतम होगा अनुभव के आधार पर, वो राष्ट्रपति को शपथ आर्टिकल 60 के तहत दिला देगा। फिर राष्ट्रपति अगर किसी वजह से गलत कार्य करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो उसको आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाकर इंपीचमेंट प्रोसेस द्वारा हटाया भी जा सकता है। और हटाने की प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा में ही चलेगी। चुनने की प्रक्रिया 3 जगह थी, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा में, लेकिन हटाने का प्रोसेस सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा में। अब अगर तुमसे कह दिया जाए राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी कि आपको आपके पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रोसेस चालू किया जा रहा, 14 दिन पहले। यह प्रक्रिया कहां शुरू की जा सकती है? चाहे लोकसभा में, चाहे राज्यसभा में। और जहां सो होगी वहां पे 1/4 लोग होने चाहिए। फिर आर्टिकल 62 क्या कहता है? राष्ट्रपति का अगर पद किसी कारणवश खाली रह गया, रिक्ति रह गया, रिक्ति का मतलब ये होता, मान लो अचानक से राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दे, या राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाए, तो क्या होगा? तो तुरंत उपराष्ट्रपति उसके पद को ग्रहण कर लेगा, लेकिन उपराष्ट्रपति उस पर पद पर बना नहीं रहेगा।
पद अगर खाली है तो 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 62 के तहत भर जाना चाहिए, मतलब चुनाव दोबारा हो जाने चाहिए, यह बात कही गई है। इसके बाद आओ, इसके बाद भैया बढ़ते हैं हम लोग बहुत अच्छे से, क्या बढ़ते हैं, बहुत प्यार से बढ़ते हैं, जबरदस्त तरीके से। हमने देख लिया राष्ट्रपति के बारे में। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, इस समय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, याद कर लेना। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे आ जाओ अब उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। और वाइस प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल है वो 63 से लेकर 69 तक चलते हैं। जैसे 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी प्रकार आर्टिकल 63 में कहा गया भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। कह सकते हो राष्ट्रपति का जो उत्तराधिकारी है उपराष्ट्रपति है, ठीक है, कह सकते हो। अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश खाली है तो उपराष्ट्रपति उसके पद को संभालेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति अपने पद पर बना है तो उपराष्ट्रपति तब तक क्या करेगा? क्या मैच देखेगा बैठ के? मैच नहीं देखेगा। आर्टिकल 64 में कहा गया है कि जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा वो उपराष्ट्रपति होगा, और इसको वेतन उपराष्ट्रपति का नहीं मिलता है, राज्यसभा के सभापति का मिलता है। टोटल 4 लाख रुपया महीना। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। जैसे भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उसी प्रकार वो पहले राज्यसभा के सभापति भी थे। फिर 65 नंबर में कहा गया कार्यवाहक राष्ट्रपति। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली है ये, तो उपराष्ट्रपति उसके पद को एक्टिंग प्रेसिडेंट, उप कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है आकस्मिक स्थिति में, याद कर लेना। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, ना कि चुना जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के लोग जाते हैं, लेकिन टोटल सदस्य जाते हैं। टोटल का मतलब समझ रहे हो? इसमें निर्वाचित भी शामिल होते हैं और मनोनीत भी शामिल होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होते हैं बस, मनोनीत नहीं होते हैं, लेकिन उसमें विधानसभा के भी लोग होते हैं। फिर आर्टिकल 69 इंपॉर्टेंट है। जैसे 60 में राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है, 69 में उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। और इसको शपथ जो दिलाता है वो कौन दिलाता है? तो बड़े प्यार से याद कर लेना, इसको शपथ दिलाता है बेटा, ये मुख्य न्यायाधीश लिखा है, ये काट के यहां पे कर लेना। शपथ जो दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। उपराष्ट्रपति को जो शपथ वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है, ये चीज याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद आ जाओ आगे की तरफ। जब आगे की तरफ आओगे तो जबरदस्त तरीके से देख लेना। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की उनकी तुलना देख लेते हैं तो बड़े प्यार से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तुलना में क्या करना है तो जरा देखते हैं हम लोग। इधर है केंद्र सरकार और इधर है राज्य सरकार, ठीक है। क्या है आर्टिकल 72 में? पहला हम पढ़ते हैं क्षमादान के बारे में, पार्डन। इसी के साथ साथ राज्य वाला भी आपको समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 72 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई डिसीजन फाइनल हो गया तो लास्ट में अंतिम बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पास अपनी क्षमा याचना दायर कर सकता है। राष्ट्रपति 5 प्रकार से क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड भी माफ कर सकता है आर्टिकल 72 के तहत। तो क्या राज्य में ऐसा प्रावधान है? बिल्कुल है। क्या है? राज्यपाल भी क्षमादान की शक्ति रखता है, लेकिन आर्टिकल 161 के तहत। आपको याद कैसे करना है? जो 72 में क्षमादान है उसमें आपको ट्रिक जो है, अगर 89 जोड़ दोगे तो 161 आ जाएगा। 72 में राष्ट्रपति क्षमा करता है, 161 में राज्यपाल क्षमा करता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं करेगा। फिर आर्टिकल सेक्शन 2 में हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद को देखते हैं। आर्टिकल 74 में केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है, केंद्र में होती है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। अगर 74 में आप 89 जोड़ दोगे उसी प्रकार तो आ जाएगा 163। यहां पे जो मंत्रिपरिषद होती है वो राज्यों में होती है और जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है, याद कर लेना। फिर आर्टिकल 75 में क्या होता है? जो मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है उसकी जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 75 के तहत होती है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और कौन करता है? सबसे बड़ी बात याद कर लेना, प्रेसिडेंट करता है। प्रधानमंत्री की चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती राष्ट्रपति के द्वारा।
और जितने भी अन्य मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, उन सबकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। किसके तहत? आर्टिकल 75 के तहत। याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। इसी प्रकार राज्य में भी मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति 164 के तहत यहां पर कौन करता है? यहां पर करता है राज्य में गवर्नर, राज्यपाल। इसमें भी अगर आप 89 जोड़ोगे 75 में 89 तो 164 आ जाएगा। तो ये 3 आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से तुलना करके आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाओ। इसके बाद क्या होगे? इसके बाद आपको जो याद कर लेना है वो ये याद कर लेना है। क्या याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे? महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल में क्या होता है? आर्टिकल 76 के तहत इसको बोलते हैं देश का पहला विधि अधिकारी। चाहे विधि बोल लो, चाहे इसको आप पहला कानूनी अधिकारी बोल लो। ठीक है, अगर सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा हो गया तो उस मुकदमे को लड़ने का पावर किसके पास होता है? तो अटॉर्नी जनरल ही जाके लड़ता है। ठीक है, चाहे वो सुप्रीम और ये देश की किसी भी न्यायालय में हो। आर्टिकल 88 में अटॉर्नी जनरल के पास इतनी पावर होती है, वो संसद में भाग ले लेता है, लेकिन अगर किसी विषय पर मतदान कराया जाएगा, मतदान नहीं करेगा। तो पेपर में सवाल आता है वो कौन सा व्यक्ति होता है जो संसद में भाग ले लेता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता, बोल सकता है? तो महान्यायवादी, आर्टिकल 88 के तहत। ठीक, लेकिन यहीं पे बात समझना, 76 में महान्यायवादी है। इसी प्रकार आप 89 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? 165। और 165 में स्टेट एडवोकेट जनरल, जिसको हिंदी में बोलते हैं महाधिवक्ता। जैसे देश में एक होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, देश का पहला विधि अधिकारी, उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में होता महाधिवक्ता, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी 165 में। क्लियर है? महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? राज्यपाल। ठीक, इनका कार्यकाल महान्यायवादी का जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, इनका कार्यकाल जब तक राज्यपाल चाहेगा। बहुत प्यार से बता रहा हूं, समझते चलना मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, अब आ जाओ संसद। संसद के जो ट्रिक है याद करने की वो सरला है। कैसे? संसद जो है 79 में सा से सरला वाली ट्रिक बताई थी। सा का मतलब हो गया संसद, पार्लियामेंट 79, क्योंकि तीनों लगातार है 79, 80, 81। क्लियर है? 79, 80, 81। 79 में संसद, ठीक, 80 में राज्यसभा। राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है, याद कर लेना। और उच्च सदन होता है, साथ में द्वितीय सदन होता है, लेकिन ये एक स्थायी सदन है। 81 में लोकसभा, ला, ठीक, ये निम्न सदन होता है, प्रथम सदन होता है, अस्थायी सदन होता है। इसको कभी भी भंग किया जा सकता, लेकिन इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। ये चीज याद कर लेना। इसके बाद आ जाओ, अब यहां पर जब आप ट्रिक देखोगे तुलना करने वाली, बहुत अच्छे से पूरे के पूरे, और सिर्फ इसमें एक फार्मूला लगता है, मैजिक ट्रिक है। उस ट्रिक का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चे? बहुत ध्यान से देखिएगा। 89 जोड़ना है, प्लस 89 का फार्मूला। कैसे? क्षमादान मैंने पढ़ाया, राष्ट्रपति 72 के तहत करता है, 89 जोड़ दोगे, राज्य के द्वारा राज्यपाल 161 के तहत करेगा। मंत्रिपरिषद जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, आर्टिकल 74, 89 जोड़ दोगे तो 163, राज्य की मंत्रिपरिषद जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। फिर अटॉर्नी जनरल, तो जब अटॉर्नी जनरल की बात आएगी मेरे प्यारे बच्चे तो बड़े प्यार से आप बता सकते हो, आर्टिकल 76 में 89 जोड़ दोगे 165, जिसको बोलते हैं महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, अभी हमने पढ़ाया। कार्य संचालन 77 में राष्ट्रपति द्वारा, 89 जोड़ दोगे 166 आ जाएगा, राज्यपाल द्वारा कांसल है, क्योंकि यहां पे संघ लिखा है मतलब जो राष्ट्रपति है, राज्य लिखा है मतलब राज्यपाल है। बहुत ध्यान समझिएगा। प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं 78 में है, 89 जोड़ दोगे 167, सीएम चीफ मिनिस्टर के कर्तव्य आ जाएंगे। संसद 79 में है, 79 में 89 जोड़ दोगे 168, 168 में विधानसभा आ जाएगी, सॉरी विधानमंडल आ जाएगी। ये दूसरा वाला शब्द उसके लिए इंडिकेट है। राज्यसभा 80 में है, लेकिन 89 जोड़ दोगे तो 169 आ जाएगा, लेकिन 169 में बेटा क्या है? परिषद, जिसको बोलते हैं विधान परिषद, क्योंकि यहां विधानमंडल है तो यहां विधान परिषद हो जाएगा। लोकसभा 81 में है, 89 जोड़ दोगे 170 आ जाएगा, 170 आ जाएगा, ठीक, लेकिन विधानसभा,
ठीक। लेकिन 169 के बारे में बता दूं, विधान परिषद का कभी भी सृजन किया जा सकता है या उत्सादन मतलब बिगाड़ा या समाप्त किया जा सकता है। तो विधान परिषद याद कर लेना, विधान परिषद जो आएगी वो 171 में है, 171 में। सत्र या विघटन, जो लोकसभा के मतलब जो संसद के सत्र हैं वो 85 में है, 89 जोड़ दोगे 174 आ जाएगा, मतलब जो राज्य के सत्र होंगे। अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष 93 में है, 89 जोड़ दोगे तो राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष आ जाएगा। फिर अयोग्यता, अगर किसी व्यक्ति को किसी मतलब कोई संसद का सदस्य उसकी अयोग्यता पर निर्णय लेना है तो 102 के तहत, उसी प्रकार राज्यों में विधानसभा की अयोग्यता पर निर्णय लेना है सदस्य के तो 191 में। विधेयक सहमति 111 में है, ठीक। 89 जोड़ दोगे 200 में, विधेयक सहमति राज्य का हो जाएगा। बहुत प्यारा है भाई साहब, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे आओ, संसद की कार्यवाही के बारे में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। क्या है संसद की कार्यवाही जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद से रिलेटेड है, जरा देख लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 85, इसमें है सत्र बुलाना। सत्र बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। लोकसभा भंग करना कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति द्वारा सत्र की भुक्ति की जाती है, ठीक, याद कर लेना। अब बात आती सत्र कितने होते हैं, सत्र कितने होते हैं? तो सत्र होते 3, कौन कौन? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। जो ग्रीष्मकालीन सत्र होता है उसको सत्र में काउंट नहीं करते हैं, ग्रीष्म कोई कालीन सत्र नहीं होता है, ठीक, याद कर लेना। अनुच्छेद 89, राज्यसभा का सभापति उपसभापति, और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? वो तो उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 93 में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको स्पीकर कहते हैं और उपाध्यक्ष। पहले स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे? अनंत संयम अयंगर। 100 में गणपूर्ति। अगर सदन की कार्यवाही होनी है तो टोटल जितने अगर सदस्य संख्या होती है उसका 10% मतलब 1/10 सदस्य नहीं उपस्थित है तो कार्यवाही स्टार्ट नहीं होगी। तो न्यूनतम 10% लोग होने चाहिए किसी भी कार्यवाही के लिए, ये गणपूर्ति 100 वाला कहता है। इसके बाद आ जाओ आगे की तरफ, विधायी प्रक्रिया देख लेते हैं। विधायी प्रक्रिया क्या है? वो सब राष्ट्रपति ही करता है। जैसे 108 में कोई विधेयक है, ठीक, ये विधेयक लोकसभा जाएगा फिर राज्यसभा जाएगा, याद कर लेना। तो अगर मान लो उन दोनों के बीच में किसी पर विवाद हो गया, ठीक, तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है 108 के तहत। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, याद कर लेना। लेकिन एक विधेयक ऐसा है धन विधेयक जो आर्टिकल 110 में है, ठीक, इस पर पूरा का पूरा जो धन विधेयक पर पावर होता है वो किसका होता है? वो होता है पूरी तरह लोकसभा का। लेकिन लोकसभा से पास होने के बाद ये राज्यसभा जाता तो जरूर है। अब राज्यसभा अगर चाहे इसको रोक सकता है लेकिन 14 दिन तक रोक लेगा। 14 दिन से जैसे ही 15वां दिन लगेगा धन विधेयक ऑटोमेटिक पास माना जाता है। और यह विधेयक ऐसा होता है जिस पर राष्ट्रपति की बाद में अनुमति लेनी आवश्यक नहीं होती, इस पर पहले अनुमति लेनी आवश्यक होती है। आर्टिकल 111 के तहत वीटो पावर। अगर मान लो कोई विधेयक है लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया, ठीक, लेकिन राष्ट्रपति उस पर निर्णय नहीं देना चाहता, वो राष्ट्रपति उस विधेयक को रोकना चाहता है, तो 111 के तहत अपनी वीटो पावर का प्रयोग करके उसको रोक सकता है। ये चीज याद कर लेना। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद बजट और अध्यादेश के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इसमें जो आर्टिकल प्रयोग होते हैं, कौन कौन आर्टिकल है? बजट आर्टिकल 112 में। आखिरकार संविधान में बजट जैसा कोई शब्द नहीं है। उसमें कहा गया वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब साल भर में जो आया गया, मतलब आय और व्यय का जो लेखा जोखा है वो बेटा आर्टिकल 112 में है। इसी प्रकार आपको याद कर लेना है, अगर 112 में आप 90 जोड़ दोगे, कितने? 90, तो वो आ जाता है 202। इसका मतलब होता है राज्य का बजट। तो 112 में देश का बजट, 202 में राज्य का बजट। आर्टिकल 123, मान लो कोई भी सत्र नहीं चल रहा है, न लोकसभा न राज्यसभा, और अचानक से उस पर कानून बनाना पड़ जाए तो इमरजेंसी में कानून जो बनाया जाता है अध्यादेश कहलाता है, ऑर्डिनेंस। तो राष्ट्रपति इमरजेंसी में सत्र अवसान की स्थिति में जो
कानून बना सकता है आर्टिकल 123 के तहत। अगर यहीं पर राज्य में अध्यादेश राज्यपाल को बनाना हो, केवल इस संख्या को पलटना है। कैसे? जो एक है उसको बीच में लाना है। तो आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल द्वारा अध्यादेश राज्यों में लागू किया जा सकता है। आर्टिकल 120 जो संसद में भाषा प्रयोग की जाती है, वो आर्टिकल 120 में। यहीं पर अगर 120 में आप 90 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 210, और 210 का मतलब हो जाएगा जो विधानमंडल में भाषा प्रयोग की जाती है। आर्टिकल 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, आर्टिकल 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आशा करते इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अब सर्वोच्च न्यायालय से पढ़ेंगे आर्टिकल 124 से लेकर 127 तक। लेकिन आप सबका मैं चाहता हूं एक बार कमेंट और लाइक कर दो वीडियो को और बताओ कि मजा आ रहा कि नहीं आ रहा। एक क्लास में जो हमारा ये इनिशिएटिव है कि हमने आपसे कहा था कि एक क्लास में मैंने पूरे अनुच्छेद करा देने हैं, मतलब ये क्लास अगर कर डाली तो पॉलिटी का ऐसा नहीं सिर्फ आप अनुच्छेद पढ़ लो, मैं सारे प्रश्नों को भी आपको बताते हुए चल रहा हूं। ठीक है, चलो अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चे बात आती है किसकी? बात आती है सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय की जब बात होती है मतलब सुप्रीम कोर्ट, देश में सिर्फ एक है। कहां पर है? दिल्ली में है। ठीक, आर्टिकल 124 से लेकर 27 तक पहले देखते हैं बहुत अच्छे से। सर्वोच्च न्यायालय 124 में सुप्रीम कोर्ट, याद कर लेना। लेकिन अगर यही एक उधर भेज दो 214 हो जाएगा, और 214 में जो है वो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट है, याद कर लेना। ठीक है, याद कर लेना। सर्वोच्च न्यायालय में अगर मैं टोटल जजों की बात करता हूं, कुल न्यायाधीश 34 हैं। 34 में 33 अन्य होते हैं और एक सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। और जो एक होता है वो बच्चे सीजीआई होता है, और सबसे पहले जो थे हीरालाल जे कानिया थे, याद कर लेना। क्लियर? आर्टिकल 125 देख लो, जितने भी जज होते हैं उनके वेतन और भत्ते आर्टिकल 125 के तहत होते हैं। अब सुन लो, जैसे मान लो सीजीआई उपस्थित नहीं है तो अचानक तब सीजीआई की भूमिका कौन निभाएगा? जो 33 अन्य होते हैं उनमें से कोई कार्यवाहक न्यायाधीश की भूमिका अगर निभाता है तो वो आर्टिकल 126 होता है। आर्टिकल 127 में तदर्थ का मतलब है एक प्रकार से एडहॉक, संविदा पर रखना। अब मान लो किसी भी काम को निपटाना है सुप्रीम कोर्ट में और जजों की संख्या में कमी है, तो वो हाई कोर्ट से एक प्रकार से जजों को हायर कर लेंगे, लेकिन ये करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। ठीक, काम निपटाने के बाद वो वापस अपने हाई कोर्ट में चले जाएंगे। ये आर्टिकल 127 का। और ये जो तदर्थ न्यायाधीश वाली प्रक्रिया है वो कहां से अपनाई गई है? फ्रांस से। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अगला बच्चे आर्टिकल 129 कहता है सुप्रीम कोर्ट खुद अपने आप में एक अभिलेख न्यायालय है। अगर इसने कोई दंड दे दिया, कोई निर्णय दे दिया, वो खुद अपने आप में एक सर्वमान्य है। ये नहीं कि आप उसके खिलाफ चले गए और आप कहने लगे आप कौन होते हो देने वाले। तो सर्वोच्च न्यायालय खुद अपने आप में भाई साहब एक क्या है? याद कर लेना, खुद अपने आप में अभिलेख न्यायालय है आर्टिकल 129 के तहत। ठीक, याद कर लेना। अब सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहां पर है? आर्टिकल 130 के तहत। और वो कहां पर है मेरे प्यारे बच्चे? आप सब बता सकते हो, दिल्ली में स्थित है सर्वोच्च न्यायालय। फिर 131, अगर राज्य और केंद्र के बीच में किसी भी प्रकार से कोई विवाद हो जाए, ठीक, तो सीधा का सीधा मामला कहां पर चला जाएगा? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। तो वो सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार माना जाता है आर्टिकल 131 के तहत। जैसे भाई बहनों लड़ाई हो गई, ऑटोमेटिक मम्मी या पापा दोनों में से कोई एक व्यक्ति अपना मूल क्षेत्राधिकार लागू कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जब आगे की तरफ आप बढ़ते हो आर्टिकल 137, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई भी अपना निर्णय दिया है तो उस निर्णय पर दोबारा रिव्यू कर सकता है, निर्णय पर जांच दोबारा कर सकता है, पुनरावलोकन कर सकता है आर्टिकल 137 के तहत। आर्टिकल 139, विशेष रिट जारी करने की शक्ति। जब कोई विशेष कानून लागू करना हो तो सुप्रीम कोर्ट 139 के तहत विशेष रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 141, सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई भी निर्णय दे दिया तो सब पर लागू होगा, जब बाध्यकारी कानून है, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। सभी न्यायालय के लिए कानून, चाहे वो
देश का कोई भी हाई कोर्ट हो, चाहे फिर वो किसी भी राज्य में कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। आर्टिकल 143 मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति अगर चाहेगा तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से किसी भी कानूनी विषय पर सलाह ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति एक प्रकार से माने या ना माने वो उसके विवेक पर निर्भर करता है। ये चीज याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ सुप्रीम कोर्ट के बाद बात आती है मेरे प्यारे बच्चे कैग। कैग जिसको बोलते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 148, जिसमें बोला गया है कि जितना भी देश का धन है, जो पब्लिक पर्स गार्जियन, सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहलाता है, ठीक। कैग का पद मतलब भारत का संरक्षक पैसे का, कौन? महानियंत्रक लेखा परीक्षक, आर्टिकल 148 के तहत। जितने भी कैग के कर्तव्य और शक्तियां होती हैं वो आर्टिकल 159 के तहत है। मतलब जो कैग होता है वो देश का, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, उन दोनों के वित्तीय मतलब जितना भी लेन देन हुआ सबका वो जांच कर सकता है, खातों का ऑडिट कर सकता है। आर्टिकल 151 के तहत जो वो एक प्रकार से पैसा आने का और जाने का रिपोर्ट तैयार करता है, और जो रिपोर्ट होती है, जो देश की रिपोर्ट होती है, वो राष्ट्रपति में भेजता है केंद्र सरकार की, और जो राज्य की रिपोर्ट होती है वो राज्य में राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, याद कर लेना। इसके बाद अब आ जाते हैं अगले भाग की तरफ। अगला भाग है भाग नंबर 6। तो जो भाग नंबर 6 है उसको जबरदस्त तरीके से हम लोग देखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। तो भाग 6 में क्या कहता है? भाग 5 में था संघ, भाग 6 में है राज्य। भाग 6 में राज्य का जो मेन है वो राज्यपाल है, याद कर लेना, ठीक। जो 152 से शुरू होता है। 152 में कहा गया राज्य की परिभाषा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 153 इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, वो आर्टिकल 153 कहता है। जैसे 52 नंबर में प्रत्येक भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा, 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक ही व्यक्ति एक राज्य के अलावा अन्य राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है, याद कर लेना। आर्टिकल 154 में कहने का मतलब है कार्यपालिका शक्ति। जैसे 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति थी, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, आर्टिकल 154 के तहत। और राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति का प्रमुख जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। उसके अलावा राज्यपाल का चुनाव होता है कि नियुक्ति होती है, तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है आर्टिकल 155 के द्वारा। और कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है, याद कर लेना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आर्टिकल 156 में 156 क्या कहता है? 156 यह कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, पदा अवधि। तो राज्यपाल का ऐसे देखा जाए कार्यकाल तो 5 साल के लिए होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अगर राष्ट्रपति चाह लेगा तो राज्यपाल को पहले ही उस राज्य का राज्यपाल हटाया जा सकता है, याद कर लेना। आर्टिकल 157 में किसी व्यक्ति को अगर राज्यपाल बनना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो पहला तो उसकी भी उम्र राष्ट्रपति की तरह 35 साल होनी चाहिए और भारत का वो नागरिक होना चाहिए, और राष्ट्रपति ही किसी व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। आर्टिकल 158 में अगर कोई व्यक्ति राज्य का राज्यपाल बनता है तो उसके पद की शर्तें बताई गई हैं। अब कोई व्यक्ति अगर भारत के किसी राज्य का राज्यपाल बन जाता है तो उसको शपथ कौन दिलाता है? तो जैसे आप सबको पता था, राष्ट्रपति को आर्टिकल 60 के तहत सीजीआई के द्वारा शपथ दिलाई जा रही थी। आर्टिकल 69 के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा दिलाई जा रही थी, राष्ट्रपति के द्वारा। इसी प्रकार 159 के तहत राज्यपाल को जो शपथ दिलाई जाती है, जो उस राज्य का जो हाईकोर्ट होगा, उस हाईकोर्ट का जो सीजे चीफ जस्टिस होगा, वो शपथ राज्यपाल को दिलाएगा, याद कर लेना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से याद करोगे, क्या याद करोगे? विशेष शक्तियां 160 और 161। 160 क्या है? राज्यपाल का, याद कर लेना। आपात स्थितियों में कार्य, अगर मान लो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अतिरिक्त कर्तव्य, राष्ट्रपति ने अगर राज्यपाल को कोई इमरजेंसी में कार्य सौंपा है तो 160 के तहत वो कार्य करेगा। और मैंने पहले ही बताया आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान करता है, और अगर आप इसमें 89 जोड़ देते हो 89 तो आपका यह आ जाता है 161, जिसके तहत राज्यपाल भी क्षमादान कर सकता है, लेकिन वो मौत की सजा को माफ नहीं कर सकता है, जैसे राष्ट्रपति मौत की सजा मृत्युदंड को माफ कर देता है,
ठीक है, राज्य सूची के कानूनों के तहत सजा में केवल छूट दे सकता है, इस चीज को आपको याद रखना है। इसके बाद राज्य की मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता के बारे में देख लेते हैं। 163 में ऑलरेडी मैंने बता दिया है, मंत्रिपरिषद होती है राज्य की, जिसका मुखिया बेटा कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, क्लियर है। और राज्य को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। जैसे देश में आर्टिकल नंबर 74 में केंद्र की एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है और जो राष्ट्रपति को सलाह देता है। इस प्रकार आर्टिकल 164 में जितने भी मंत्री और मुख्यमंत्री होती उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति बेटा राज्यपाल गवर्नर के द्वारा की जाती है, ये चीज याद कर लेना। आर्टिकल 165 में पहले बता चुका हूं। 76 में अटॉर्नी जनरल है, देश का प्रथम विधिधिकारी। 165 में एडवोकेट जनरल है, जो राज्य का प्रथम विधिधिकारी होता है, और ये अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग होते हैं, क्लियर। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्यपाल के समय तक ये लोग अपने पद पर बने रह सकते हैं। इसके बाद आ जाओ संसद के बाद बेटा अब बात आती है विधानमंडल की। तो जब राज्य विधानमंडल की बात आती है तो याद कर लेना 168 में मैं पहले बता चुका हूं विधानमंडल है। विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक होता है बहुत अच्छे से याद कर लेना विधानसभा। विधानसभा क्या होता है, विधानसभा याद कर लेना जिसमें विधायक जाते हैं और प्रत्यक्ष चुनाव, मतलब जिसमें जनता चुनकर लोगों को भेजती है, विधायक बनाती है। तो आर्टिकल 170 में विधानसभा होता है, याद कर लेना, ठीक। 171 में विधान परिषद होता है, लेकिन विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं होता है। केवल विधान परिषद आज के टाइम पर केवल देखा जाए तो 6 राज्यों में है बस। और विधान परिषद को किसी भी राज्य में समाप्त किया जा सकता है या बनाया भी जा सकता है। उत्साधन का मतलब है समाप्त करना, सृजन का मतलब है बनाना, लेकिन उत्साधन और सृजन किसके द्वारा किया जाता है तो आपको याद कर लेना है संसद के द्वारा। और किसी भी राज्य की विधान परिषद को बनाना या समाप्त करना किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद बना सकते हो या समाप्त कर सकते हो, ये चीज आपको याद कर लेनी है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से काल और पदाधिकारी जो विधानमंडल का क्या होता है, 172 में सदनों की अवधि। इसका मतलब यह होता है मेरे प्यारे बच्चे, जो विधानसभा होता है, विधानसभा का अगर कोई व्यक्ति है वो 5 साल के लिए चुना जाता है, और जो विधान परिषद है उसका जो व्यक्ति अगर कोई सदस्य बनता है तो वो 6 साल के लिए चुना जाता है, वही बताया गया है, ठीक है। उसके बाद विधानसभा आर्टिकल 178 में, जैसे आपने पढ़ा था आर्टिकल 93 में लोकसभा का अध्यक्ष होता है, आर्टिकल 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, याद कर लेना। इसी प्रकार 182 में जैसे आपने वहां पढ़ा था, 89 में राज्यसभा का जो सभापति होता, उपराष्ट्रपति होता, उसी प्रकार जितने राज्यों में, मान लो 6 राज्यों में विधान परिषद है, वहां का सभापति और उपसभापति आर्टिकल 182 के तहत होता है, क्लियर है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे बात आती है आगे की तरफ। अब जैसे हमने आपको पहले ही बताया, जैसे देश का जो बजट होता है वो बजट नाम आता है आर्टिकल 112 में। जब इसमें आप 90 जोड़ देते हो तो राज्य बजट आ जाता है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण कहलाता है, जो आय व्यय का लेखा जोखा होता है, ठीक। उसी प्रकार मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया है, क्या बताया, आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति इमरजेंसी में कानून लाता है, उसको अध्यादेश कहते हैं। उसी प्रकार राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत लाता है, केवल एक को बीच में भेजना होता है, वो राज्यपाल का अध्यादेश कहलाता है, और यह तब होता है जब विधानमंडल सत्र में नहीं होती है, याद कर लेना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अब बात आती है, अभी आपने पढ़ा था देश की न्यायपालिका, जिसका मुखिया एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट होता है। उसी प्रकार राज्य न्यायपालिका का जो मेन होता है वो कौन होता है, वो होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की अगर बात कर लेते हैं तो हाई कोर्ट जो होते हैं वो याद कर लेना आर्टिकल 214 के तहत होता है, ठीक। अगर मैं देश की बात कर लेता हूं, देश में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं प्रेजेंट टाइम में, देश में टोटल इस समय बेटा 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं, याद कर लेना। अब आ जाओ उच्च न्यायालय किस आर्टिकल में, मैंने पहले बता दिया आर्टिकल 214 में, आर्टिकल 214 में, क्लियर है। मैंने पहले बताया अगर 5 रिटे अगर हाईकोर्ट को जारी करनी होती है तो आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए जारी करता है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। उच्च न्यायालय जो होता है, उच्च न्यायालय क्या करता है, जितने भी जिले में डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तो की जाती है, लेकिन जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट
कोर्ट होते हैं वो आर्टिकल 233 के तहत होते हैं और वो उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, और जितने भी उच्च न्यायालय होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन होते हैं। इस चीज को आपको याद कर लेना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे बात आती है भाग 6 के बाद। भाग 6 के बाद बात आती है भाग 7 में। तो जब भाग 7 की बात आती है तो भाग 7 में याद कर लेना आर्टिकल 238 आता था, और भाग 7 अनुच्छेद 238 को एक प्रकार से 1956 में समाप्त कर दिया गया। तो भाग 7 का कोई वैल्यूएशन नहीं है। अब आ जाओ भाग 8 में। भाग 8 में मैंने पहले बताया था जितने भी यूनियन टेरिटरी स्टेट होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, तो संघ और राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं 239 से 242 तक होते हैं, भाग 8 होता है। ठीक, तो भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है, और ये सारे के सारे जो नाम लिखे हैं वो 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिखे हैं। क्लियर। अब आ जाओ भाग 9 में। भाग 9 में याद कर लेना, भाग 9 में होता है पंचायतें। क्लियर है। पंचायतों में इसको संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था, और इसमें आर्टिकल 243 ए से लेकर 243 ओ तक शामिल है। क्लियर है। इसके बाद आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे, अगला भाग 9 के ए में क्या कहता है। भाग 9 के ए में यह कहता है मेरे प्यारे बच्चे नगर पालिका। तो जब नगर पालिका की बात आती है तो बड़े प्यार से याद कर लेना भाग 9 के ए में। ठीक, और नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। जैसे पंचायत में जो संशोधन मैंने आपको बताया वो 73वां था, नगर पालिका में 74वां है। 9 के बी में याद कर लेना है सहकारी समितियां, और सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, भाग 10 में क्या है, SC ST क्षेत्रों का प्रशासन, और अनुच्छेद 244 इसमें आता है। तो आसाम का स्वायत्त राज था 244 का ए में। क्लियर है। इसके बाद आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे आगे की तरफ 200। अब आ जाओ भाग 11। भाग 11 क्या कहता है, विधायी संबंध और शक्तियों का बंटवारा। जो इसमें सबसे पहले 245 देख लेते हैं, कानून का विस्तार। क्या है, संसद जो है पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है, याद कर लेना। राज्य सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य के लिए बना सकता है। ठीक, अब 246 में 3 प्रकार की सूचियां बताई गई हैं। वैसे तो संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, राज्य संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्लियर है। याद कर लेना संघ सूची पर जो कानून बना सकता है वो केवल और केवल केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, और जो राज्य सूची है उस पर जो कानून बना सकता है वो राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, और जो समवर्ती सूची है चाहे वो समवर्ती सूची पर कानून एक प्रकार से केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत में लागू किया गया है। ठीक, 247 के तहत देखो संसद द्वारा अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना। क्लियर है, याद कर लेना। अब 248 क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद कर लेना। अब मान लो ऐसा कोई विषय जो न संघ सूची में आता हो, न राज्य सूची में आता हो, न समवर्ती सूची में आता हो, तो वो सारे विषय आर्टिकल 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां रेजिडुअर पावर में जाती हैं, और इस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार को होता है, याद कर लेना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना केंद्र राज्य विधायी संबंध। बहुत प्यारा सा इंपॉर्टेंट मैं चीज बताने जा रहा हूं। आर्टिकल 249 क्या है, राज्य सूची पर अगर मान लो कोई राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, लेकिन मान लो अगर कभी भी राष्ट्रीय हित की बात आ जाए, देश में कोई आपदा हो, तो उस पर एक प्रकार से कानून आर्टिकल 249 के तहत कौन बना सकता है, केंद्र सरकार ऑलरेडी इस पर कानून 249 के तहत राज्य सूची पर भी बना सकता है। लेकिन अगर देश में आपातकाल लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल हो और राज्य सूची पर कानून बनाने का इमरजेंसी हो, तो संसद आर्टिकल 250 के तहत बना सकती है। जब राष्ट्रीय हित के तहत संसद को कानून बनाना होगा तो 249, और आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची पर कानून बनाना होगा संसद को तो 250। क्लियर है। 252 में 2 या 2 से राज्यों के अनुरोध पर 252 में कानून बनाया जा सकता है। 253 में अंतरराष्ट्रीय संधि का कार्यान्वयन होता है। क्लियर है। इसके बाद आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे विवाद और समन्वय। अगर मान लो केंद्र किन्हीं 2 राज्यों के बीच में नदी जल विवाद हो जाए तो आर्टिकल 262 के तहत भैया वो विवाद सुलझाया जाएगा। 263 में मान लो अगर किन्हीं केंद्र और राज्य के बीच में
एक प्रकार से विवाद हो गया या मान लो उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देना है, तो आर्टिकल 263 के तहत अंतरराज्य परिषद बनाई गई हैं, जो अंतरराज्य परिषद राष्ट्रपति द्वारा गठित की जाती है। हाँ, याद करें, इंटर स्टेट काउंसिल। क्लियर है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे बात करते हैं आगे की तरफ भाग 12 में। भाग 12 में जो मेन बताया गया है वो बताया गया भारत की निधियां, फंड्स ऑफ इंडिया। क्लियर। अब फंड्स क्या बताए गए जान लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 265 में कानून के बिना किसी व्यक्ति को कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है, मतलब कानूनी अधिकार के बिना कानून कोई टैक्स व्यक्ति नहीं देगा, यह आर्टिकल 265 कहता है। क्लियर है, याद कर लेना। आर्टिकल 266 में संचित निधि। संचित निधि का मतलब होता है कि जो भी देश का पैसा होगा वो जाके संचित निधि में हो जाता है। संसद की अनुमति इस पर आवश्यक होती है अगर इससे पैसा निकालना पड़ता है तो, ठीक है। और 267 में आकस्मिक निधि। मान लो कहीं पर बाढ़ आ जाए, कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाए, कहीं पर चक्रवात आ जाए, तो राष्ट्रपति की अनुमति से इमरजेंसी फंड से पैसा 267 के तहत निकाला जाता है। क्लियर है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अब आ जाओ वित्त और संपत्ति। तो जब वित्त और संपत्ति की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 280 के तहत क्या कहा गया, वित्त आयोग। वित्त आयोग जो होता है, वित्त आयोग में याद कर लेना राष्ट्रपति द्वारा गठित किया गया था। वित्त आयोग प्रत्येक 5 साल में अध्यक्ष बदलता है और वित्त आयोग का जो गठन हुआ था 1951 में। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी साहब थे और वित्त आयोग का कार्य होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में करों का बंटवारा करना। क्लियर है, याद कर लेना। इसके बाद बहुत अच्छे से याद कर लेना जबरदस्त तरीके से आर्टिकल 297 समुद्री संसाधन। जितने भी समुद्र से एक प्रकार से रिसोर्सेस, समुद्र से कोई भी संपत्ति प्राप्त होती है वो सब केंद्र के अंतर्गत माने जाएंगे। ठीक। 292 293 के तहत सरकार द्वारा उधार लेना। सरकार जो होती है, जो बैंक द्वारा उधार लेती है, उसको 292 93 के तहत 300 के काम में हमने पहले बताया है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। आर्टिकल 300 के काम है। क्लियर है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अब बात कर लेते हैं आगे की तरफ कुछ लोक सेवा आयोग और सेवाएं और आयोग की तरफ। ठीक है। इसमें क्या बताया गया, 312 में अखिल भारतीय सेवाएं 3 होती हैं, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसमें जो फॉरेन सर्विस है वो मेन इंपॉर्टेंट नहीं आती है अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत। तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किस आर्टिकल के तहत, 312 के तहत। और इन सेवाओं का अगर नई कोई अखिल भारतीय बनाना है तो राज्यसभा की विशेष शक्ति है। जैसे धन विधेयक पर लोकसभा का अधिकार है, उसी प्रकार अखिल भारतीय पर राज्यसभा का अधिकार है। 315 के तहत इन सेवाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए देश में यूपीएससी बनाया गया और राज्यों में राज्य आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग बनाए गए 315 के तहत। ठीक, याद कर लेना। इसके बाद मान लो कोई भी आपका मामला न्यायालय द्वारा नहीं हो रहा, ठीक, तो आप कैट और सैट बनाए गए, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राज्य प्रशासनिक अधिकरण, आर्टिकल 323 ए के तहत। याद कर लेना। क्लियर है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अब बात कर लेते हैं आगे की तरफ भाग 15। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। भाग 15 में जब निर्वाचन पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से याद कर लेना है। आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है और निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक। निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है, सारे चुनावों का अधीक्षण करना, निर्देशन देना और नियंत्रण करना। और निर्वाचन आयोग जो होता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रपति सबके चुनाव को ये करवाता है। ठीक है। अब क्या है, आर्टिकल 326 क्या कहता है, जो व्यक्ति आज के टाइम पे 18 साल का है वो मतदान करने जा सकता है। पहले मतदान करने की उम्र 21 साल होती थी, लेकिन 21 साल से घटाकर कितनी कर दी गई है, 18 साल कर दी गई है। किस संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। और ये लोकतंत्र में भागीदारी होती है। 326 के तहत आप अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हो और जब आप वोट डालने जाते हो तो आपको एक वोटर आईडी ले जानी पड़ती है और हाथ पे एक निशान लगा दिया जाता है। ठीक है। एक प्रकार से याद कर लेना बहुत अच्छे से। सिल्वर नाइट्रेट की स्याही बनी होती है कि दोबारा आप वोट न डाल पाओ। अब आ जाओ संसद में आरक्षण की बात कर लेते हैं। संसद में आरक्षण की जब बात करेंगे तो लोकसभा में एक प्रकार से एससी एसटी को आरक्षण दिया जाता है आर्टिकल 330 के तहत, जिसमें एससी 84 सीटें होती हैं,
एसटी की 47 सीटें होती हैं। इसी प्रकार विधानसभा में आरक्षण होता है आर्टिकल 332 के तहत, ठीक, एससी एसटी को याद कर लेना। इसके बाद क्या होता है, 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन होते थे आर्टिकल 331 के तहत, लेकिन अब एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन द्वारा। इसी प्रकार 333 के तहत विधानसभा में एंग्लो इंडियन होते थे, ये भी समाप्त कर दिए गए इसी संशोधन द्वारा, ठीक। और 334 में क्या था कि 2020 तक आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन इस अवधि को बढ़ाकर अब 2030 कर दिया गया। अब ये आरक्षण वाली अवधि बराबर बढ़ती ही रहेगी, कभी घटेगी नहीं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग बहुत अच्छे से राष्ट्रीय आयोग और दावे। तो जब राष्ट्रीय आयोग और दावे की बात कर लेते हैं तो बहुत सारे आयोग बनाए गए हैं, जैसे आपको याद कर लेना बहुत अच्छे से। क्या याद करोगे, 338 में राष्ट्रीय एससी आयोग बनाया गया, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। पहले अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति एक में थे, लेकिन 338 में अलग हो गया, और 338 के ए में अब एसटी आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बन गया। क्लियर। 338 के बी में राष्ट्रीय एक प्रकार से ओबीसी बीसी आयोग बैकवर्ड क्लास, ठीक है। और 340 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी बताया जाता है। इसके बाद बेटा अभी हमने आपको बताया है पिछड़े वर्ग की सिफारिशें जो होती हैं वो आर्टिकल 340 के तहत, लेकिन पिछड़े वर्ग की स्थापना की गई, सिफारिश बाध्य नहीं होती है, ठीक। अब सुन लो, किसी भी जाति को एससी में अगर मान लो घोषित करना है तो राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 341 के तहत अनुसूचित जाति को, मतलब किसी भी जाति को एससी में घोषित किया जा सकता है। किसी भी जाति को एसटी में घोषित करना है तो राष्ट्रपति द्वारा 342 के तहत उसकी घोषणा की जा सकती है। क्लियर है, हर एक चीज बता रहे हैं मजे से। चलो नेक्स्ट जब आप पढ़ोगे तो भाग 17 में बात आती है राजभाषा की। तो आर्टिकल 343 में कहा गया संघ की राजभाषा हिंदी है, जिसकी लिपि देवनागरी होती है, जैसे अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होती है। 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त हुई थी राजभाषा हिंदी का। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद कर लेना। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी को। क्लियर है, याद करें। 344 के तहत पहला राजभाषा आयोग बनाया गया था, और पहले राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बीजी खेर आयोग था। क्लियर है, और बहुत अच्छे से यहां पर आप ध्यान दे रहे होगे। क्या ध्यान दे रहे होगे मेरे प्यारे बच्चे, 345 में आप देख रहे होगे क्या है, संघ राज्यों की राजभाषाएं, मतलब अलग अलग राज्यों की राजभाषाएं, जैसे केरल की मलयालम है, उड़ीसा की उड़िया है, ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक राज्य की अपनी राजभाषा हो सकती है। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चे आगे की तरफ भाषा विकास और शिक्षा के बारे में देख लेते हैं। 350 ए के तहत का क्या कहा गया, प्राथमिक शिक्षा पूरी मातृभाषा में दी जाएगी, याद कर लेना। 351 में हिंदी भाषा का विकास और प्रसार किया जाएगा, ये संघ का कर्तव्य होगा। इसके बाद अगला जो भाग आता है भाग 18 याद कर लेना, आपातकाल के बारे में बताया गया है। और आपातकाल बहुत अच्छे से कहां से लिए गए, तो आपको याद कर लेना है जर्मनी से लिए गए। क्लियर है, इसमें 3 प्रकार के आपात होते हैं, एक राष्ट्रीय आपात होता है, एक राष्ट्रपति शासन होता है, और एक वित्तीय आपात होता है। और जो आपातकाल होते हैं वो आर्टिकल 352 से 360 तक माने जाते हैं, ठीक है। टोटल 9 आर्टिकल होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में होता है, राष्ट्रपति शासन 356 में होता है, वित्तीय आपातकाल 360 में होता है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो देश में राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। आज तक टोटल 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया है। एक बार भारत चाइना युद्ध 1962 में, एक बार भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में, तीसरी बार आंतरिक अशांति के आधार पर फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी 1975 में लगाया था। तब से आंतरिक अशांति शब्द हटा के सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। उसके बाद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल होने पर राज्यपाल सिफारिश करता है। और 360 में वित्तीय आपातकाल, आज भगवान की दया से भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, मतलब 0 बार। इसके बाद बच्चे बात करते हैं आगे की तरफ संशोधन और विशेष शक्तियों के बारे में देख लो जरा। क्या होता है, आर्टिकल 365 के तहत
क्या होता है कि अगर कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है तो केंद्र सरकार उस राज्य के खिलाफ संवैधानिक कार्यवाही कर सकती है, जैसे राष्ट्रपति शासन लगाना। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया तो जाता है, लेकिन जो आधार होता है वो 365 होता है। फिर अगर संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करना होता है तो आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है, याद कर लेना। फिर 369 में राज्य सूची पर जो संसद कानून बनाती है वो याद कर लेना, वो अस्थायी समय के लिए होता है, सिर्फ 5 साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे 370 और 35 ए देख लो, ये इंपॉर्टेंट मतलब जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से 370 आप सब जानते हो, जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान बने थे, और 35 से निवासियों के लिए विशेष अधिकार थे, मतलब जो जम्मू कश्मीर में निवास करते थे। ये अतीत की बात बता रहे हैं, जो पुराना है। वर्तमान में क्या है कि 370 और 35 से दोनों अलग कर दिए गए हैं, अब प्रभावी हो गए दोनों कानून। अब भारत की मुख्य सीमा और संविधान पूरी तरह वहां लागू है। पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत कोई भी जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य राज्य का व्यक्ति वहां पर जमीन नहीं ले सकता था, लेकिन अब ये ले सकता है। क्लियर है, याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। अब बहुत अच्छे से जबरदस्त तरीके से अनुच्छेद 371 क्या है, विशेष राज्यों के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए। जैसे 371 में महाराष्ट्र गुजरात के लिए, 371 ए में नागालैंड के लिए, 372 बी में आसाम के लिए, 371 सी में मणिपुर के लिए। तो इस प्रकार याद कर लेना, ठीक है, जबरदस्त किस राज्य के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान बनाए गए। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चे अंतिम भाग है जिसको कहते हैं संक्षिप्त नाम और एक प्रकार से निरसन। 392 से लेके 395 तक भाग 22। 392 क्या है, कठिनाइयों को संविधान को लागू करने में आने वाली किसी भी प्रकार की कठिनाइयों दूर करने के लिए राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिए गए थे आर्टिकल 392 के तहत। 393 में जो भारत का संविधान है, ये नाम ही है भारत का संविधान, एक प्रकार से नाम रखा गया। इस दस्तावेज का आधिकारिक नाम भारत का संविधान है। और संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को, वो बात बोली गई है 394 आर्टिकल में। 394 के ए में क्या कहा गया, संविधान जो लिखा गया था वो इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन उसको ट्रांसलेट हिंदी में भी कराया गया, वो 394 के ए के तहत। 395 में जब से भारत का संविधान लागू हो गया तब से, पहले क्या था, जब तक संविधान नहीं बना था तब तक जितने कानून थे वो सब 1935 अधिनियम के माने जाते थे, लेकिन जैसे ही लागू हुआ 395 के तहत वो सारे कानूनों को रद्द कर दिया गया, और इस प्रकार हमारे सारे आर्टिकल की कड़ी समाप्त होती है। अगर आप इस क्लास को देख लेते हो, बहुत प्यारी क्लास है, और अगर आपको हमारे जीके जीएस का पूरा बैच पढ़ना है तो सब कुछ आधारित है। ये जो आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा है बेटा, यहाँ पे कूपन कोड लगा सकते हो राम60, 60% का डिस्काउंट मिलेगा 1140 रुपए में, याद कर लेना, ठीक। सब कुछ सारी व्यवस्था है, और ये बैच मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पर फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन पर। किसी प्रकार की समस्या के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर लेना, यहाँ पर त्रिशूल बैच मिल जाएगा। और इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ पानी है तो पीडीएफ क्लास नोट्स में जरूर जाएं, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो साथियों, आशा करते सारे आर्टिकल आपको इस क्लास के समझ में आए होंगे, मजा आया होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अच्छी लगी क्लास कि नहीं लगी, और बताइएगा इस तरह के वीडियो आपको चाहिए हो तो मैराथन ला के हम आपके जबरदस्त तरीके से कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। हमने अपना पूरा प्रयास किया है, आप सब अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा और जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।